हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। भैया सीए इंटरमीडिएट में एडवांस्ड अकाउंटिंग में स्टूडेंट्स का एक दुख है, समस्या नहीं दुख बोलूंगा, दुख। और वो दुख है और जेन्युइनली कई बार कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, बोलते हैं कि सर एडवांस अकाउंटिंग का पेपर इतना बढ़िया गया था, इतना बढ़िया गया था, हमें तो सोचा था कि 80 प्लस आएंगे, 90 प्लस आएंगे, 80 90 सोच रहे थे, ये 50 रह गए, ये 60 सोच रहे थे, 40 रह गए, या फिर और कम आ गए सर, पास ही नहीं हुए, माहौल बन गया बुरी तरह। हुआ क्या सर? ये तो प्रैक्टिकल पेपर है सर। थ्योरी में ऐसा हो तो समझ में आता है कि हमने सोचा कुछ हो कुछ जाए, हो सकता है लिखने में कुछ ऊपर नीचे हो गया हो सर, लेकिन ये प्रैक्टिकल था, क्वेश्चन हमारा सही था, आंसर मैच हुआ, आंसर आ गया, हमने तो कैलकुलेशन सारी सही की थी, हमने तो अमलगमेशन का क्वेश्चन था, परचेस कंसिडरेशन भी सही निकाल दिया था, ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन था जो पूछा था, प्रॉफिट सही आया था हमारा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आए थे, हम तो लिख के आए थे, खूब पन्ने भर के आए थे, जो भी हुआ क्या। तो आज इसी बात पे हम चर्चा करने वाले, आखिर तक इस वीडियो को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि स्टूडेंट्स ऐसी क्या गलती करते हैं जिसमें नंबर कट जाते हैं और पता ही नहीं चला कि नंबर कट कहां गए, कहां माहौल बन गया, पता नहीं चलता। देखिए स्टूडेंट बड़ी छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। अब वो क्या मिस्टेक्स है, मैं थोड़ा सा आपको, बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान सुनना कहां गलतियां होती है। भाई मान लीजिए ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन आया और उसने बोला भाई कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ द फॉर द ब्रांच। मान लेते हैं डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। अब डिपेंडेंट ब्रांच में हमको मालूम है कि भाई ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड से भी फाइनल अकाउंट मेथड होती है, डेटस मेथड होती है, स्टॉक एंड डेटस मेथड होती है। अब एग्जाम ट्रिकी क्वेश्चन कैसा होता है कि पेपर में लिखा हुआ नहीं आया कि बॉस डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन कौन सी मेथड से सॉल्व करना है। भाई आंसर तो किसी से भी वही आने वाला है, प्रॉफिट तो वही आने वाला है, लॉस होगा तो वही आने वाला है। तो भाई स्टूडेंट सोचते मैंने तो सही किया है, अरे भाई वहां लिखा हुआ था कि भाई कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, और मेथड का नाम नहीं लिखा था, लिखा था प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो इसका मतलब है कि ये स्टॉक एंड डेटर मेथड का क्वेश्चन है। कैसे सर? क्योंकि एकमात्र डिपेंडेंट ब्रांच में वही मेथड है जिसमें कि लेजर अकाउंट्स बनते हैं। क्योंकि जो डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट बनता है वो मेमोरेंडम होता है, तो मेमोरेंडम अकाउंट तो लेजर अकाउंट होते नहीं है। और जो तीसरी मेथड है उसमें ट्रेडिंग पेनल बनता है तो फाइनल अकाउंट है, इट्स नॉट ए लेजर अकाउंट। तो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो इट मींस दैट कि स्टॉक एंड डेटर मेथड का क्वेश्चन है। अब अगर आप उसमें ट्रेडिंग डेटर्स मेथड से कराओगे तो नंबर 0 हो जाएगा। और एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, प्रिपेयर अकाउंट, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, प्रिपेयर अकाउंट। उसमें लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड से क्वेश्चन कराए, भैया प्रिपेयर अकाउंट तो एक ही मेथड है जिसमें सिंगल अकाउंट बनता है, डेटर्स मेथड, और वो लेजर अकाउंट नहीं, सिंपली एन अकाउंट। तो वहां डेटर्स मेथड लगानी थी। फाइनल अकाउंट मेथड जो है वो भी फाइनल अकाउंट है, वो लेजर अकाउंट्स नहीं है। तो वहां क्वेश्चन में नहीं लिखा उनने कि उन्होंने आपसे कौन सी मेथड लगानी है, लेकिन आपको वहां जज करना पड़ता है। तो इस तरह की बातों पे भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है, अक्सर एंट्रीज पूछते हैं और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद की बैलेंस शीट पूछ लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता कि जब लेंदी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन होता है तो कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट वर्किंग नोट में कंपलसरी बना के आया करो। उसके 1 या 2 मार्क्स या 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं। एक ही मिनट लगता है ना बनाने में, कितना टाइम लगता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन रिडक्शन अकाउंट बनाना है, और उससे बैलेंसिंग फिगर कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ करने के बाद आएगा वो शो करना है। तो नहीं पूछा है तो भी वर्किंग नोट में बनाना है। तो वर्किंग नोट को मिस करने में नंबर जाते हैं। कई लोग डायरेक्टली इतिहास लिखना है, जैसे कोई किताब, बिल्कुल कोई उनको बड़ी ग्रंथ लिखने को बोला है तो वो बिल्कुल आंसर फाइनल वर्डिक्ट देते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको वर्किंग नोट्स देने। जितने ब्रांच की मैंने आपको बात बताई, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात बताई, वैसे ही मैं आपको जैसे हम बात करें अमलगमेशन के क्वेश्चन की, तो अमलगमेशन में या तो वेंडर कंपनी की बुक्स पूछते हैं, परचेसिंग कंपनी की बुक्स आपसे पूछेंगे, ट्रांसफरर या ट्रांसफरी की बुक्स पूछेंगे। तो ट्रांसफरर की बुक्स में कई बार एंट्रीज पूछी होती है, स्टूडेंट लेजर अकाउंट बना के आ जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में लेजर की प्रैक्टिस होती है। तो पूछा क्या वो भी तो देखो भाई। और उसमें कई बार आपसे पूछा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, आपसे वेंडर की बुक्स पूछी है, परचेसिंग की बुक्स में एंट्रीज और बैलेंस शीट पूछी है ना, और परचेज कंसिडरेशन बड़ा छोटा सा है, डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया, उसका सेपरेट वर्किंग नोट के नंबर है हमेशा परचेज कंसिडरेशन के। परचेज कंसिडरेशन और अगर नेट एसेट निकाल पर बेस्ड है तो नेट एसेट का स्टेटमेंट बनाने के नंबर्स होते हैं, वो नहीं बोलेंगे आपको तो भी नंबर हैं, वहां नंबर कट जाएंगे अगर आप वो नहीं बना के आएंगे तो ये इसी तरह से कंसोलिडेशन का जब हम क्वेश्चन करते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने को आती है
तो उसमें सबके वर्किंग नोट सेपरेटली देने पड़ेंगे आपको। होल्डिंग परसेंट क्या है, माइनॉरिटी परसेंट क्या है, सब्सिडरी कंपनी के प्री और प्रॉफिट का स्टेटमेंट प्रॉपर अलग से बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद गुडविल और कैपिटल रिजर्व का स्टेटमेंट, इसमें हम लोग अक्सर लोग बनाते भी हैं, लेकिन जो होल्डिंग कंपनी का, जो होल्डिंग कंपनी होती है पेरेंट कंपनी, उसका जो कंसोलिडेट प्रॉफिट होता है वो जो बैलेंस शीट में जाता है उसका वर्किंग नोट मिस करते हैं कई लोग, तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। ऐसे स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट होता है, इंटर कंपनी ओइंग्स का एडजस्टमेंट होता है, डिविडेंड एडजस्टमेंट होता है, सबके सेपरेट वर्किंग नोट के अलग अलग मार्क्स होते हैं कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में। तो ब्रांच अकाउंटिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए, फॉरेन ब्रांच में डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस को आप कन्वर्ट कर देते हैं डॉलर की रेट, फॉरेन करेंसी की रेट लिखकर, तो वो आपका ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जो एडजस्टमेंट्स आपको दिए तो उसका भी कन्वर्जन आपको शो करना चाहिए। तो फॉरेन इंडिपेंडेंट ब्रांच में जनरली क्वेश्चन आता है एंट्रीज करने का, सीधे फाइनल अकाउंट बनाने का, तो उसमें जो स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट होता है उसके सेपरेट मार्क्स होते हैं, उसको अलग से कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो ब्रांच का मैं आपको बताया, मैंने आपको कंसोलिडेशन एमलगेमेशन का बताया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बताया। इस तरीके से हर टॉपिक में कुछ ना कुछ होता है। और खास तौर पे भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लोग बहुत गलती करते हैं, क्योंकि एक बात तो देखिए मैं बता रहा हूं कि एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लोगों ने थ्योरी बना रखा है कि तो थ्योरी है तो थ्योरी, इसको ऐसे पढ़ लो, इसको ऐसे, नहीं बिल्कुल कंसेप्चुअली पढ़ना है। कई स्टूडेंट बोलते हैं अरे सर वो क्वेश्चन आया था AS4 का, AS7 का, AS9 का, ये बड़े थ्योरेटिकल AS लगते हैं, हमने इसका बढ़िया आंसर लिख दिया। भाई नहीं, बिल्कुल गलत। इसमें आपको कई लोग, देखिए क्या लिखा होता है, कई बार लिखा होता है स्टेट, क्वेश्चन में आखिर में लिखा स्टेट, कई बार लिखा होता है डिस्कस, कई बार लिखा होता है एक्सप्लेन, कई बार लिखा होता है ब्रीफली एक्सप्लेन। तो ये लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। कई लोग बोलते थे 4 नंबर का था तो 8 लाइन का लिख दिया, 6 नंबर का था तो 12 लाइन का लिख दिया, 2 नंबर का था तो 4 लाइन में लिख के नहीं, ऐसा नहीं है। वो 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है, 8 नंबर का है, डजंट मेक, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में आखिरी में पूछा क्या है। जैसे AS4 है, AS7 है, AS9 है, इसमें थ्योरेटिकल पूछा जाता है कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा या नहीं, या AS4 में कंटिजेंसी है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, AS7 AS जो है 5 है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम्स जो हैं वो थ्योरेटिकल AS है, AS1 है जैसे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ स्टेट का मतलब है कि आपको आंसर को शॉर्ट में देना है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। एक डिस्कस का मतलब है कि आपको एक्सप्लेन भी करना है उसको और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताना है। केवल एक्सप्लेन वर्ड लिखा तो आपको प्रोविजन को एक्सप्लेन करके उसका कंक्लूजन देना है। ब्रीफली एक्सप्लेन बोला है तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन तो देना ही देना है, लेकिन आपको शॉर्ट में उसको खत्म करना है। इसके नंबर होते हैं भाई। और कई लोग तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल बाहुबली समझते हैं, स्टार्ट करते हैं आंसर अकॉर्डिंग टू AS4, अकॉर्डिंग टू AS9। भैया अकॉर्डिंग मत लिखा करो आप, क्योंकि अकॉर्डिंग लिखने का मतलब है कि आप बिल्कुल एज इट इज लैंग्वेज लिखने वाले हो, आप बिल्कुल बाहुबली शक्तिशाली हो। आपके आपने तो भैया वो लैंग्वेज रटी हुई है आपको जो बेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की है। आप तो लिखा करो एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS9, एज पर द प्रोविजन ऑफ AS4, एज पर द प्रोविजन ऑफ AS5। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्टूडेंट करते हैं वो ये कि एज पर AS4 तो लिख दिया, चलो तो जब भी आप ऐसा लिखे एस का नंबर तो उसके आगे इन्वर्टेड कॉमास में उसका नाम लिखना कंपलसरी है। एज पर AS4 इन्वर्टेड कॉमास कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एज पर AS14 अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये लिखना जरूरी है। तो जब भी आप आंसर स्टार्ट करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तो 3 हिस्सों में दें। पहले पैराग्राफ में तो उसका प्रोविजन लिखें, दूसरे पैराग्राफ में उसका आप क्वेश्चन में उस सिचुएशन को लिखें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं पहले में आप क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी है वो लिख दें, फिर वो सिचुएशन पर एस कौन सा एस और क्या प्रोविजन अप्लाई हो रहा है वो लिख दें, और आखिरी में थर्ड पैराग्राफ में उसका कंक्लूजन लिख दें कि अब ये हमारे हिसाब से ये कंटिजेंसी है, ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट है, नहीं है, एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है, जो भी है। और कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं वहां लिखा होता है कैलकुलेट, जैसे अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट EPS, तो आपको कैलकुलेट करना है तो लोग कैलकुलेट कराते हैं केवल। भैया फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, EPS का बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS, उसका फॉर्मूले के नंबर अलग से होते हैं। यस 5 नंबर में 1 नंबर फॉर्मूला लिखने का है, लोग फॉर्मूला लिखते सीधे वैल्यू निकाल के आते, मेरा तो सही है, मेरे को तो 5 में से 5 आने चाहिए। नहीं नहीं आएगा, नहीं मिलेंगे, इसी नंबर काट लेगा। तो बात को समझिए, कैलकुलेशन जहां लिखा है, जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कई बार एंट्रीज पास करने को आती है, कई बार पूछते हैं कि आपका रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या है, तो वहां पे आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वहां पूछा क्या है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट। जैसे बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का क्वेश्चन आता है, जनरली जर्नल एंट्रीज पूछते हैं, उसमें आपसे जनरली एंट्रीज पूछते हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें CRR की एंट्री में गलती करते हैं। तो प्रेफरेंस बायबैक के साथ प्रेफरेंस शेयर मर्ज हो क्या है, तो वो जो दोनों जितना भी रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है,
चाहे वो बायबैक हो या प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हो, तो सीआरआर बनाने की एंट्री के स्पेशल मार्क्स होते हैं। और जब भी वो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक का क्वेश्चन आएगा तो तीनों टेस्ट के सेपरेट वर्किंग नोट, रिसोर्स टेस्ट का अलग, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट का अलग, डेट इक्विटी रेशियो, सबके अलग अलग वर्किंग नोट आपको देने पड़ेंगे और डिटेल में लिखना भी पड़ेगा कि आपने क्यों जो है कौन तीनों टेस्ट मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक कितना हो रहा है, तीनों टेस्ट जिसमें फुलफिल कर रहे हैं कंडीशन। तो ये वर्किंग नोट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें, इनकी वजह से बहुत नंबर कट जाते हैं। लिखा था एक्सप्लेन, आपने 2 लाइन में लिख दिया। लिखा था स्टेट, आपने 6 लाइन में लिख के आ गए। नो नो नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। डिस्कस लिखा, डिस्कस द ट्रीटमेंट, डिस्कस। और कई बार लिखा था कमेंट। अब कमेंट करने में तो कई बार कमेंट करने में तो हम हिंदुस्तानियों को कोई जवाब ही नहीं, अरे कमेंट तो ऐसे करते हैं, पर भैया वहां ऐसे नहीं करना है। वहां कमेंट, लिटरली कमेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको एक स्पेसिफिक आंसर देना है। कमेंट ऑन द सिचुएशन, तो कमेंट का मतलब ये कि क्वेश्चन में ये दिया था, एएस ये कहता है और ये फाइनल वर्डिक्ट है, सिंपल सा। इट्स जस्ट अ शॉर्ट कमेंट, ठीक है। तो कमेंट का क्या मतलब है? स्टेट लिखा है, डिस्कस लिखा है, एक्सप्लेन लिखा है, ब्रीफली एक्सप्लेन लिखा है, कैलकुलेट लिखा है, ठीक है ना, पास एंट्रीज लिखा है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट लिखा है, उस पर ध्यान दीजिए और वर्किंग्स प्रॉपर कीजिए, फॉर्मूलेस को भी लिखिए, केवल कैलकुलेशन मत कीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ी बातें, कुछ बातें हैं जो स्टूडेंट्स जो है, अच्छा इवन जब टफ चेकिंग होती है, देखिए मैं आपको बताऊं, अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है A/C। ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये A/C जो शॉर्ट फॉर्म है, ये केवल एंट्री करते वक्त और पोस्टिंग करते वक्त अलाउड है। अगर एग्जाम में लेजर अकाउंट बनाने को आए और आपने लिखा मान लीजिए सैलरी अकाउंट, तो आपने सैलरी अकाउंट अगर ऐसा लिखा तो देखिए मार्क्स हो सकता है ना कटे, एग्जामिनर दरिया दिल उसका हो यार छोड़ो, लेकिन ये गलत है। यहां पर जब आप अकाउंट बनाते वक्त अकाउंट के ऊपर लिखते हैं अकाउंट, तो पूरा अकाउंट ही लिखा जाता है, वहां A/C यूज नहीं होता। ये केवल एंट्री करते वक्त और पोस्टिंग करते वक्त अलाउड है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, मार्क्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फंडामेंटली और कंसेप्चुअली पढ़ने के हिसाब से भी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग शॉर्टकट से पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, अकाउंट्स को भी रट रहे हैं कि ये सवाल ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, उनको पता नहीं लॉजिक क्यों है। तो देखिए रिजल्ट दिन बर दिन टफ होता जा रहा है और टफ रिजल्ट्स आ रहे हैं और बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो प्लीज फंडामेंटली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हल्के में मत लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंटीग्रल पार्ट है एडवांस अकाउंटिंग CA इंटर के सिलेबस, ठीक है। चलो बाय बाय।